नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। दाईं ओर की खिड़की में डॉक्टर अमित सिंह हैं, जेएनयू के प्राध्यापक हैं। आप सभी इनसे सुपरिचित हैं और आज हम बात करेंगे इनसे संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने जो गंदगी फैलाई है और उसके बाद जो मुंहतोड़ जवाब मिला है, और वह पूर्व आर्मी प्रमुख नरवणे, जिसका वो अजीब सा कोई उच्चारण कर रहे थे, उनकी किताब जो अभी अप्रकाशित है उसके कुछ पन्ने उन्होंने, एक कैरावान नाम की मैगजीन है, वामपंथी पोर्टल, और वो कई बार फेक न्यूज स्प्रेड करने में भी संलिप्त पाया गया है, उसके कुछ पन्ने रख के उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन आप जानते हैं, राहुल विंची तो राहुल विंची है, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, चोरी फिर सीना चोरी। मुद्दा था राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट, उस पर जवाब देना था। ये भाई साहब टहलते हुए चीन चले गए। डॉक्टर अमित, पहला सवाल, सीधा सवाल, ये व्यक्ति लेता क्या है? इतनी तमीज तो इतने वर्षों से संसद में रहने के बाद किसी को भी आ जाएगी, किसी राह चलते व्यक्ति को भी आ जाएगी कि वह विषय पर रहे, नियमों के मुताबिक चले। और अभी कुछ लोग नीचे आके हो सकता है यह भी कहें कि नहीं नहीं, किताब तो प्रकाशित हो गई है, उसका मुखपत्र वगैरह दे दें। लेकिन दोस्तों, पूर्व आर्मी चीफ अगर कोई किताब लिखते हैं तो कई तरह की उनको मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार की तरफ से वो मंजूरी अभी नहीं मिली है, इसलिए वो किताब अप्रकाशित ही है और संसद के नियमों के मुताबिक उसका उल्लेख धृष्टता था। अब जो उल्लेख करके ये युवा तुर्क बन रहे थे उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहला सवाल, ये आदमी लेता क्या है अमित जी? देखिए, उसमें तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को हवाई पता तो है ही कि वो लेते क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ये विशुद्ध टूल किट का एक हिस्सा है। जब भी संसद का कोई भी सत्र शुरू होता है पिछले कुछ सालों से, इस तरह की कोई ऊल जलूल रिपोर्ट आ जाती है और राहुल गांधी के हाथों में दे दी जाती है या कांग्रेस को पकड़ा दी जाती है कि आप इसको लीजिए और संसद में जाके बवाल काटिए ताकि संसद की प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो सके। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों तक सत्ता में रहे, संसदीय कार्रवाई और उसकी नियमावली से बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित है और उनको पता है कि अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है या बजट पर चर्चा होनी है तो विषय से भटकने की जरूरत थी ही नहीं। या अगर आप किसी मुख्य विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो या तो क्वेश्चन आवर के समय पर या एक प्रायर इंफॉर्मेशन के थ्रू भी आप वो कर सकते थे कि हम फला विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। रही बात जिस मैगजीन के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि ये किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, ये बात और है कि 2024 में ही अमेज़न ने इसके प्री ऑर्डर लेने शुरू कर दिए थे और अभी तक क्योंकि किताब पब्लिश नहीं हुई है तो वो ऑर्डर लेना भी अब उन्होंने बंद कर दिया है। इशू ये है कि कारावान मैगजीन एक नोटोरियस मैगजीन है जो पिछले कई सालों से इस तरह की हरकतें करती आई है। कभी कभार उनके ऊपर बैन भी हुआ है, यहाँ तक कि उनके कई पत्रकारों पर सेडिशन के चार्जेस भी चले हैं। अभी 2019-20 की बात है कि उन्होंने कुछ ऐसी पत्रकारिता की थी जिसमें जयराम रमेश ने कुछ विशिष्ट लोगों पर आरोप लगाए थे और जब वो लोग कोर्ट चले गए, मानहानि का मुकदमा किया, तो जयराम रमेश और कारावान मैगजीन और कई लोग माफी मांगते हुए भी नजर आए थे और उन्होंने अपने उस आर्टिकल को या संदर्भ को विड्रॉ भी किया था। तो ये हिट एंड रन की पॉलिसी जो पिछले कई सालों से राहुल गांधी चला रहे हैं और वो सिर्फ संसद को चलने देना नहीं चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो डीप स्टेट है, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो उनके हाथों की कठपुतली बनकर राहुल गांधी बैठ गए हैं और वही लेते हैं। यानी क्योंकि कुछ दिनों बाद ये भी मामला हवाई हो जाएगा, क्योंकि जो सारा का सारा मुद्दा है इस पे एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि 2019 दिसंबर 2019 से लेके लगभग 2022 तक नरवणे साहब
अधिकारी रहे और उसके बाद वो रिटायर हुए हैं। और जो सीसीएस के रूल की अगर मैं बात करूं तो जो रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह के मुख्य पदों पर रहने वाले जो अधिकारी हैं उन पे कई सारे नियम लगाए जाते हैं जिसमें वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत आसानी से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 2021 में उसमें संशोधन किया गया और उसके बाद 2023 में उसको और इंडोर्स करके और कड़ा बना दिया गया कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप सेंसिटिव पोजीशन पर रहे हैं तो आप सरकार से संबंधित अपने जहां पे आपकी नियुक्ति थी या कुछ सेंसिटिव इशू सॉवरेनिटी या फिर तकनीकी विषयों को आप पब्लिक में बिना प्रॉपर मंजूरी लिए आप पब्लिक में नहीं ला सकते हैं। और ऐसे ठीक में बात, जी ठीक बात। और ऐसे और अगर आपने ऐसा किया तो सरकार आपकी पेंशन को रोक भी सकती है। लेकिन मुझे जो एक मुख्य बिंदु है कि अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें नरवणे साहब को पब्लिक में आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि क्या इशू है। एक आध जगह उन्होंने ये भी बोला कि हाँ मैंने अपनी किताब को पब्लिशर को दे दिया है और मुझे लगता है जब तक परमिशन नहीं मिल जाती है, क्योंकि 2021 में नियम कड़े किए गए थे, उसके बाद 23 में और कड़े कर दिए गए, तो जब वो खुद इन सारे कमिटियों का हिस्सा थे तब भी उनको पता था कि प्रॉपर परमिशन जरूरी है और बिना परमिशन के लिए वो किसी भी तीसरे व्यक्ति को भी लीक नहीं हो सकती है। तो ऐसे में वो प्रकाशक के पास वो पन्ने कैसे पहुंच गए, वो भी एक जांच का विषय है, क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पब्लिक की जा रही है। क्योंकि नियमों में साफ साफ लिखा है कि बंद कमरों में लिए जाने वाले डिसीजन को और उसमें किसकी क्या अभिव्यक्ति रही वो भी आप शेयर नहीं करेंगे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा शेयर किया, तो मुझे लगता है जांच का विषय है कि बिना परमिशन लिए किताब कैसे पहुंची, और अगर पहुंची तो जांच होनी ही चाहिए। और फिर अमित अगर जी, कुछ वो तो सरकार करेगी। हालांकि नरवणे साहब ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि जो बातें उन्होंने लिखी हैं, एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था तो उन्होंने कहा है। अब जरा दर्शकों को बताऊं मैं कि आरोप क्या है राहुल विंची और इंडी गिरोह का, इन लोगों का आरोप क्या है। भाई जनरल साहब ने ऐसा क्या कह दिया जिसको राहुल विंची पढ़ना चाह रहे थे और सरकार ने पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने यही तो कहा है कि भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 को रात 8 बजे एक फोन कॉल आया। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वे चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिनला पहुंच चुके थे। उसके बाद तमाम बातें होती हैं। नरवणे साहब बोल रहे हैं कि फिर उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को फोन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक हाईएस्ट कमांड से अथॉरिटी नहीं मिले आपको गोली नहीं चलानी है। और अंततः जो आरोप लग रहा है वो ये कि अंततः प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि जो उचित लगे करो। रेचिनला के पहले गालवान हो चुका था, रेचिनला हो चुका था। नरवणे ने उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि चीनी सेना के टैंक हमारी जमीन में घुसे। उन्होंने अगर इसको सच भी मानते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वो हमारी भूमि से 100 मीटर की दूरी पर थे और यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर चाइनीज पीएलए से बातचीत हुई, फिर नरवणे साहब ने ब्लफ दिया, टैंक खड़े किए और पीएलए लौट गई। ठीक, गलवान में क्या हुआ था? गलवान में भारतीय सेना ने क्या प्रत्युत्तर दिया? गलवान को छोड़िए, चलिए पुलवामा में क्या हुआ, उरी में क्या हुआ। तो ये तो इस सरकार की और नरेंद्र मोदी की घोषित पॉलिसी है कि सेना के हाथ बांधने नहीं है, जो उचित लगे वह करो। इसमें विवाद क्या है अमित जी, थोड़ा इसको भी समझाइए। देखिए बिल्कुल इसमें विवाद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बात बिल्कुल सही है कि जब से मोदी सरकार आई है या उससे पहले वाजपेयी सरकार भी थी तो सेना को खुली छूट दी जाती थी कि उचित समय पर उचित कार्रवाई करें और आप पीछे ना बैठें और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना आपको आना चाहिए और आपको देना भी चाहिए। तो जो नरवणे जो जो तथाकथित किताब के जो नोटोरियस मैगजीन ने जो छापा है कि मोदी सरकार के माध्यम से
संदेश भेजा गया कि जो उचित लगे वो कीजिए। तो ऐसे में वो बिल्कुल सही पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है कि हायर अप्स ऐसे ही आपको आंसर देता है, क्योंकि वो हर छोटे-छोटे निटी-ग्रिटीज पर नहीं जाएगा कि अभी तोप चलाइए, अब तोप रोक दीजिए, अब गोलियां चलाइए, अब AK-47 लाइए। तो ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है, क्योंकि उनको साफ बोला गया कि जो उचित बन पड़े वो कीजिए। और ऐसे में मुझे लगता है कि शायद या तो वो खुद ही हड़बड़ा रहे थे या खुद ही डरे हुए थे। इस वजह से, यानी पहले तो वो है कि किताब छपे तब तो हमें एग्जैक्ट पता चले, अदरवाइज उस नोटोरियस मैगजीन के कहने ही क्या। क्योंकि बात बिल्कुल सही है कि जो कारावान जी मैगजीन ने भी छापा उसमें रेचिंगला लिखा हुआ है, और हमारे जी। राहुल गांधी जी जो हैं वो पढ़ते हुए भी सही नहीं पढ़ पाते, वो डोकलाम डोकलाम कर रहे थे, जबकि डोकलाम कहाँ है और रेचिंगला कहाँ है। तो वो उनको थोड़ी ज्योग्राफी की भी समझ होनी चाहिए, वो राजनीति की नरवणे और साहब भारतीय का नाम भी परिप्रेक्ष्य की पता तो है। नहीं, कोई जोसेफ टाइप बोल रहे थे, वो तो नरवणे साहब का नाम भी कुछ अजीब सा बोल रहे थे। जी, तो जी। उस तो व्यक्ति से तो प्रॉब्लम मुझे ये ये है नहीं, मैं कि ये नहीं समझ। उनके जी जो तथाकथित सलाहकार हैं, वो उनको हवाई जहाज पे चढ़ा के छोड़ देते हैं और इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज ये हाइड्रोजन बम हम फोड़ के ही मानेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में ये हाइड्रोजन बम कांग्रेसियों की छाती पर ही फूटता है, और उसके बाद वो लिटरली बाप बाप चिल्लाते हैं। परेशानी सारी की सारी ये है कि आज क्योंकि जो पार्लियामेंट के जो नियम है, जो मैंने पहले भी बोला, कांग्रेस उस नियम को भली भांति जानती है, और इसलिए सत्ता पक्ष के लोगों ने बोला कि आप सिर्फ विषय पर बातचीत कीजिए, और जो किताब अभी पब्लिश नहीं हुई या कई बार ईमेल का या मैगजीन जैसे चीजों का आप उल्लेख पार्लियामेंट में डिबेट करते हुए नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है उसी वजह से उनको बार बार टोका जा रहा था कि राहुल गांधी जी जो हवाबाजी करते हैं वो ना करें, क्योंकि वो नॉन सीरियस है। क्योंकि जब वो खड़े हुए थे तो वो चाय की चुस्कियां भी ले रहे थे पार्लियामेंट में खड़े हुए, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहते हैं। और इसी वजह से अमित सत्ता जी, पक्ष के लोगों ने उनको मना भी किया। लेकिन बात बिल्कुल जी सही है कि वो जो स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी जी के हवाले से कि जो उचित बन पड़े वो कीजिए, तो उस स्टेटमेंट में कुछ मैं भी बैकफुट पे जाने मैं वाली चीज है नहीं। मैं इसको थोड़ा और आगे ले चलता हूं दर्शकों के लिए। ये वही कांग्रेस है जिसने हमारे सैनिकों के हाथ पैर बांध दिए। अब मैं 1962 में चलूं, 1957 में चलूं, इनके परनाना नेहरू की हिमालयन ब्लंडर्स किताब ही है भाई, हिमालय जैसी भूलें। और उन लोगों ने क्या किया, 47-48 में चलूं क्या, अक्साई चिन्ह चलूं, हजारों वर्ग मीटर भूमि जो दे दी, या फिर 1971 में चलूं, जब हमारी पूरी जीत हुई, 90,000 सैनिकों को लाके हमने पाला पोसा, हमारे पीओडब्ल्यूज पता नहीं कहाँ गए, आज भी उनका पता नहीं है। और वो तथाकथित लौह महिला 1.5 साल 90,000 जिहादियों को खिलाकर पिलाकर मोटा बनाकर भेज दी। ये कांग्रेसी इकोसिस्टम किस बात पर, इसके पास कुछ भी बोलने का मुंह है क्या? और शायद कांग्रेस ने ही पीएलए से समझौता किया है, ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना। और इसी के साथ एक छोटा सा रिज्वाइंडर, सरकार कब तक आखिर इस विक्षिप्त प्राय व्यक्ति को इसी तरह खुली छूट देती रहेगी? ये दो सवाल। जी देखिए, यानी मेरा मानना है कि इस तरह की कोई खुली छूट है नहीं, क्योंकि फिलहाल वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन इश्यू वही है कि कांग्रेस, वो अभी 55 साल के होने जा रहे हैं और कांग्रेस अभी तक इंतजार ही कर रही है कि ये व्यक्ति मैच्योर होंगे। लेकिन मुझे लगता है मैच्योरिटी उनमें आई नहीं है। अगर आती तो वो इस तरह के सीरियस विषय को इस तरह से हवाबाजी में नहीं उड़ाते, क्योंकि नरवणे जी का बयान और कई जगह स्टेटमेंट बिल्कुल साफ-साफ है कि बहुत सालों तक चाइना अपने साउथ एशियन नेबर्स को इंक्लूडिंग भारत को बुली करता रहा, लेकिन जो नुकसान 2020 में और उसके बाद भारत ने उनको पहुंचाया, उसके बाद उसकी बुली खत्म हुई है। बल्कि 1 इंच भी भारत की जमीन चीन ने कब्जा नहीं की है, जिस पर कुछ समय पहले यही राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि चीन हमारे देश में घुस गया, अच्छी खासी जमीन कब्जा कर ली। तो नरवणे के एक बयान को तो वो दरकिनार कर दे रहे हैं कि 1 इंच की जमीन भी नहीं है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। दूसरा बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बोला उचित कार्रवाई कीजिए। तो खैर,
जी बताइए। मैं नरवणे जी के स्टेटमेंट को अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं ताकि और साफ हो जाए धुंध। इट वॉज लाइक हॉट पोटैटोज एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाई ऑन माई शोल्डर्स नाउ। अब इसका मैं अनुवाद नहीं करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि नरवणे कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से, जब सर्वोच्च अधिकारियों की तरफ से यह बात आ गई, मंत्रियों की तरफ से, तो ये जो भी जिम्मेदारी थी वो मेरे कंधों पर आ गई। तो भाई सेनाध्यक्ष आप हैं, किस पर जिम्मेदारी रहेगी? मोदी जी जाके थोड़े ना बनाएंगे रणनीति। हाँ, राजनाथ सिंह उसमें बैठ सकते हैं आपके वॉर रूम में, कुछ बातें कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी तो वो भी नहीं करेंगे। तो मोदी जी जब कह रहे हैं, मोदी जी वाह, कि भाई जो उचित हो वही करो, मैं इसी पर जा रहा हूं, मैं इसके आगे कुछ नहीं जा रहा हूं। और इसी के साथ दूसरा सवाल जो आपने कहा कि नहीं ऐसी कोई छूट नहीं है, कि सरकार आखिर झेल क्यों रही है इस व्यक्ति को? या तो मेंटल असाइलम भेजे, या फिर इसके जो जांच चल रही है उसको जल्दी से पूरा करे। ये व्यक्ति इस देश पर एक बोझ है, और ये हमारा नेता प्रतिपक्ष है। कमाल की बात है। जी, आपके रिमार्क्स। देखिए, वही भारतीय प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है, उसमें अब क्या ही करेंगे। रही बात कि हाँ, इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उनकी जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इसलिए खुली छूट वाली बात को तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि अब प्रतिपक्ष है, अब मैच्योरिटी उसमें भारतीय जनता पार्टी या हमारे जैसे लोग तो नहीं ठूस सकेंगे, उनको खुद ही मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, तो उसमें हम लोग क्या ही करें। रही बात, ये बात बिल्कुल सही है जो मैंने पहले भी बोला था कि आप सेना अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी आपकी है, और उस समय जो सीमा पर खड़े हुए हर उस सिपाही की है या उसको चलाने वाले कमांडर की है कि वो क्या करेंगे। क्योंकि अभी ही आपने अगर देखा होगा तो 120 बहादुर मूवी आई है जो कि 1962 की लड़ाई पर है। तो उन जवानों ने निर्णय किया, जबकि उनको ये बोला गया था कि आप पोस्ट छोड़ भी सकते हैं, लेकिन शैतान सिंह जी ने पोस्ट छोड़ी नहीं, वो डटे रहे, और उसी का नतीजा था कि वो पोस्ट हमने रिटेन करके रखी, और उसके बाद चाइना थोड़ा पीछे गया, या वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हम लोगों ने छोड़ी नहीं। तो मुझे लगता है कि जब वही हॉट पोटैटो की बात है, जब आपको बोल दिया गया है कि उचित कार्रवाई कीजिए, तो क्योंकि व्यालोक जी को भी मैं भली प्रकार से जानता हूँ, ये भी बहुत पुराने जुझारू व्यक्ति हैं। इस तरह का फ्री हैंड अगर हम लोगों को दे दिया जाए कि भाई साहब कीजिए जो उचित बन पड़े, तो उसके बाद तो भाई साहब बहुत कुछ हो जाता है। तो मुझे लगता है या तो यानी वो किताब में उन्होंने सही में क्या लिखा है वो देखा जाना चाहिए। अगर वो किताब पास होती है तो कारावान जो लिख रहे हैं, कि मुझे ऐसा लगा कि नरवणे जी कह रहे हैं कि हॉट पोटैटो यानी सारा कुछ मेरे ऊपर ही डाल दिया गया, मैं कैसे करूं, कि उसके आगे भी आप पढ़ेंगे तो कोविड चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है, फला ढिकना। ये सेना अध्यक्ष का काम नहीं है। उसको अगर थम्स अप दे दिया गया कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट और डीम फिट, तो उनको मुझे लगता है फिर इससे बड़ा गो हेड तो होना नहीं चाहिए था। तो मोदी जी ने बड़ा गो हेड दे दिया कि भाई जो ठीक लगे वो कीजिए। तो जो ठीक लगे कीजिए में उनको ये बोलना ही नहीं चाहिए और लिखना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने बोला ना कि अगर ये किताब बिना क्लियर हुए पब्लिशर के पास गई, कहीं से लीक हुई, तो किसने की, क्यों की, क्या लिखा गया है, क्या सही है क्या गलत है, यहां तक कि नरवणे जी के ऊपर भी जांच अगर बैठानी चाहिए तो बैठानी चाहिए। सरकार को इस मुद्दे जी को आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। और सीसीएस रूल में जी साफ है कि रिटायरमेंट के बाद भी आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यहां तक कि इंटेंट भी आप पब्लिक नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन लिए। तो बिना परमिशन लिए कवर भी कैसे छप गया वो देखना चाहिए। उससे पहले एक किताब उनकी और आ चुकी है, तो परमिशन थी, वो किताब आ गई। ये वाली किताब थोड़ा मुझे लगता है जांच का विषय है। तो और नरवणे, अगर ये सारा जो विवाद हो रहा है, नरवणे जी को खुद पब्लिक में आना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि 50 सेमिनारों में तो वो जाते ही रहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, प्राइवेट इंटरव्यू भी देते हैं। तो मुझे लगता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कर उन्हें दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। लेकिन वही है कि हॉट पोटैटो उनके हाथ में है, अब वो डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे या डरे बैठे रहेंगे, तो क्या ही बोले। चलते चलते एक आध तथ्यों पर दर्शकों आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। 2020 से 22
हमारे यहाँ डोकलाम हुआ है, रेचिनला हुआ है, उसी दौरान कोविड आया है। ये 3-4 साल का आप देख लीजिए, और उसके बाद ही चीनी सीमा पर गतिविधियां थमी सी हैं। हम लोग, हमारी सरकार उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है जहां पर पहले ये कांग्रेसी इकोसिस्टम कहता था कि अगर इकोसिस्टम बना दोगे या इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे तो चीनी सेना अंदर घुस आएगी। इन्हीं का रक्षा मंत्री कहता था कि हथियार खरीदने को पैसे नहीं है। इसके बावजूद ये मुंह उठाकर कहीं भी चले आते हैं, कुछ भी आए बाएं शाएं बकते हैं, और इनके जो चेले चपाटे हैं, धूर्तराज लोग जो हैं, वो इसको बजाते रहते हैं, ढोल लेकर बजाते रहते हैं। नरवणे का ये बयान मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि देश का प्रधानमंत्री देश के सेनाध्यक्ष को कह रहा है कि जो उचित लगे वो करो। अब इससे बेहतर बात क्या हो सकती है किसी सेनाध्यक्ष के लिए? हमने सैम मोनेक्शा से लेके और तमाम लोगों के पढ़े हैं। सीसीएस के रूल क्यों कड़े किए गए, ये हमने जिहादी हामिद अंसारी की किताबों में देखा है। आज भी वो इंटरव्यू गूगल पर होगा, आप लोग देख लें, शायद जी न्यूज पर था। तो वो इंटरव्यू अमन चोपड़ा ने जो किया था वो आप देख लें हामिद अंसारी का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है। अमित जी, चलते चलते अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें तो ठीक है, अन्यथा हम इस चर्चा को फिलहाल यहीं बंद करेंगे। ना, फिर मुझे आपसे वही लगता है आगे की कि बात। नरवणे साहब के इंटेंट को भी देखना चाहिए, या तो अगर इस तरह की चीजें वो लिख रहे हैं वैसे लिखी जानी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं लिखा होगा। ये सिर्फ एक हवाबाजी है कुछ नोटोरियस पत्रकारों के माध्यम से या टूल किट के माध्यम से, तो जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर सही में ऐसा लिखा है या लीक की गई है उन्हीं के माध्यम से, ये तो उनकी पेंशन वगैरह सब रुकेगी। सीसीएस का यही नियम है। या तो ये भी हो सकता है कि अगर बाई चांस उन्होंने लिखा है तो सरकार से वो कुछ बहुत बड़ा पारितोषिक चाह रहे होंगे, और अगर नहीं दिया गया तो अपने मेमोयर को बेच कर जीवन यापन करना चाहते हैं, या कुछ लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जांच का विषय है। जांच का विषय है, और सरकार को पूरी सख्ती बरतनी चाहिए। सरकार को ऐसे मामलों को छोड़ना नहीं चाहिए। जो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिल्डिंग के मामले में ये सरकार कई अपराधियों को छोड़ रही है। कैसे छोड़ रही है, इस पर आगे की चर्चा करेंगे। अभी इतना ही, एक छोटा सा विराम लेंगे, फिर आप लोगों के पास आएंगे। लेकिन तब तक के लिए फिर से वही अनुरोध, व्यालोक वाणी पर जितना स्नेह और प्रेम आप देते रहे, प्लीज देते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपके प्रेम की फुहार में भीगना हमें बड़ा अच्छा लगता है साहब। तो फिलहाल इतना ही। अमित जी, आपने हमें समय दिया अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जय सिया राम। नमस्कार।